बरनाला से भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से देखें, क्योंकि अब ये भी देखा जा रहा है कि आने वाले समय में जो योग दिवस है वो गैरसैंण से मनाया जाएगा। राज्य सरकार जो है वो गैरसैंण से एक संदेश देना चाह रही है। किस तरह का संदेश भी रहेगा और क्या लग रहा है कि योग को कितना बढ़ावा दिया जा रहा है आने वाले समय में? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं पूरे उत्तराखंड वासियों को प्रणाम करता हूं। और जिस तरीके से आपने एक अहम पहल को जो है दिखाने जा रहे हैं, मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूं कि योग जो है और एक ह्यूमन बीइंग का अहम हिस्सा है। मैं कहता हूं कि हमारे जो मुख्यमंत्री है उन्होंने जो भी डिसीज़न लिए वो पहली बार ही लिए हैं और अभूतपूर्व डिसीज़न लिए हैं। तो अगर जो आपने गैरसैंण की बात करी है कि गैरसैंण में योग दिवस होने जा रहा है, वहाँ से डिफरेंट देश और प्रदेशों के जो डेलीगेट्स आएंगे और बड़ी खुशी की बात है कि लोग बाहर के लोग भी आएंगे और उत्तराखंड के लोग भी बड़े जो समाज सेवी है और अपने क्षेत्र में भूमिका निभाते हैं, तो उस समारोह में जाएंगे तो कुछ ना कुछ एक नया संदेश होगा। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की इस महत्वपूर्ण पहल को बधाई देना चाहता हूं और उनको बधाई देना चाहता हूं। मुझे लगता है कि योग करना एक प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण है। उससे मानसिक तौर से भी एक आदमी जो है स्वस्थ रहता है और शारीरिक तो डेफिनेटली शारीरिक तो रहेगा ही। तो दिस इज़ अ ग्रेट स्टेप बाय ऑनरेबल सीएम। अच्छा, क्योंकि किसान यात्राएं भी आप लोग चलाने जा रहे हैं, किसानों के हित में किस तरह से कारगर भी होंगी और क्या लग रहा है किसानों को कितना फ़ायदा इन यात्राओं से मिलेगा? देखिए, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विज़न को और उनकी कैपेसिटी को सलाम करता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने देश के गरीब, किसान, युवा, महिला, प्रत्येक व्यक्ति के बारे में सोचा है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से आजकल पूरे देश में एक जो कृषि यात्रा विकसित भारत कृषि यात्रा चल रही है, ये लोगों को एजुकेट करने की भी है और साथ साथ सरकार क्या कर रही है, सरकार ने क्या किया है, वो लोगों तक पहुंचाने के लिए भी एक उचित माध्यम है। लेकिन उससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि लोगों को क्या बेनिफिट हो सकता है, जगह जगह पे बागवानों के, कृषकों के समारोह किए जा रहे हैं, वहाँ पे शिविर लगाए जा रहे हैं। तो डेफिनेटली जो बागवान है, जिसकी हम बात करते हैं कि किसानों की आय दोगुनी करना, किसानों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, तो उसके लिए ये बहुत ही राज्य सरकार का और अपनी भारत सरकार का बहुत ही अहम पहल है और एक सराहनीय कदम है। और मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से एक ऐसे निकम्मे देश ने, एक ऐसे जिसके पास कुछ नहीं है, हमेशा खाने के लिए कुछ नहीं है, देने के लिए कुछ नहीं है, वो रोता रहता है, लेकिन आतंकवाद का एक अड्डा बना हुआ पाकिस्तान, उसको एक मुंहतोड़ जवाब दिया है। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर बेसिकली वो टाइटल ही एक अलग ही था, अपने भावनात्मक टाइटल है, क्योंकि उन आतंकवादियों ने, उन दुष्ट लोगों ने हमारी मातृशक्ति के सिंदूर को जो छीनने का काम किया, तो उनको जो है एक करारा जवाब मिला, उनके घर में घुस के मारा। और एक समय ऐसा है कि उनको जो है पूरे विश्व में अपने हाथ फैलाने पड़े, तो किसी ने उसको जो है साथ नहीं दिया। लेकिन भारत एक उदारवादी देश है और हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक विज़न है कि देश को सशक्त बनाना है, ना कि किसी ऐसे एरोगेंट चीज़ करके या कोई युद्ध तमाम चीज़ें करके, उससे देश का बेनिफिट नहीं है, लॉसेस ही होता है। तो देश के प्रधानमंत्री ने जो कदम उठाया है कि भाई उसको अपनी ताकत भी दिखाई, उसकी औकात भी दिखाई, और उसके बाद जो है देश हित के लिए एक अहम जो सीज़ फायर था और जो बाद में समझौता हुआ तमाम चीज़ों पे,
मुझे लगता है कि एक सराहनीय कदम है। अगर इन केस फ्यूचर में इस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा है, मैं नमन करता हूँ उन शहीदों को और सेना के उन तमाम जांबाज सिपाहियों को जिन्होंने अपनी प्राणों को निछावर कर दिया, और साथ सेना के शौर्य और पराक्रम को नमन करता हूँ कि जिन्होंने हमारे देश का नाम जो है गर्व से ऊंचा किया है। और क्योंकि सेना है तो सब कुछ है, एक फौजी है, सैनिक है, तो हम सुरक्षित है। तो हमारा देश का जो है यही ऑब्जेक्टिव है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का यही ऑब्जेक्टिव है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, कि सेना के लिए वो तत्पर खड़े हैं और हमारा पूरा भारत देश सेना के साथ खड़े हैं। अच्छा, क्योंकि भाई साहब एक देश एक चुनाव की बात लगातार चर्चाओं में है, किस रूप में आप उसको देख भी रहे हैं और क्या लगता है कि अगर ये हो जाता है तो कितना फ़ायदा होगा? सी आई कैन ले द बैट कि अगर एक देश एक चुनाव होता है तो देश आज चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। अगर जीडीपी के उसमें देखें तो भारत एक वो देश था जो 11वें नंबर पे था, आज चौथे नंबर पे आ गया। अभी नीति आयोग की बैठक हुई थी, तो नीति आयोग की बैठक से ये सरकारी आंकड़े डिस्प्ले है कि हमारा देश जो है, मैं गर्व करता हूँ कि हमारे देश के सक्षम नेतृत्व है, उनके नेतृत्व में आज भारत जो है चौथे नंबर पे है। और एक देश एक चुनाव होता है, डेफिनेटली होना भी चाहिए, क्योंकि हम जब इस भारत में रहते हैं तो हम एक है। जब हम मिल के रहेंगे, जब हम सब एक थे, तभी तो हमने जो है एक ऐसे दुष्ट और विरोधी अपने शत्रु देश को जो है मात दी है, जब भारत एक था, भारत की सेना एक थी। इसीलिए एक देश एक चुनाव होना ज़रूरी है, क्योंकि उससे एक बेनिफिट ही है कि हमारी इकोनॉमी की बढ़ेगी। जो आए दिन अननेसेसरी खर्चे होते हैं, लोगों पे बर्डन पड़ता है, कितनी मशीनरी जो है उसका यूज़ होता है, सरकारी तंत्र जो है सारा अस्त व्यस्त होता है। अगर एक देश एक चुनाव होता है, मैं तो कहता हूँ कि एक सराहनीय कदम है, और इसमें वन नेशन वन इलेक्शन होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आप जो है घर में दाल बनाते हैं तो उसमें टेस्ट के लिए नमक ज़रूरी है। अच्छा, जाति जनगणना को लेकर के आपके क्या कुछ विचार हैं, क्योंकि जाति जनगणना को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं? देखिए, हमारे भारत सरकार ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये निश्चित कर दी है, और जाति गणना पे उन्होंने अपना एक सराहनीय पहल रखी है, और उन्होंने कहा कि हम जाति गणना करेंगे। और अच्छी बात है, अगर देश के प्रधानमंत्री इस बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे के पे अगर देश में अगर कुछ लोगों को संगठित करना चाहते हैं कि भाई किसकी कितनी भागीदारी होगी, जिसकी हिस्सेदारी हो उसको उस तरीके से नोटिफाई किया जाएगा, तो डेफिनेटली मैं कहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारी सरकार का एक सराहनीय कदम है, और जाति जनगणना हमारी सरकार का प्रथम उद्देश्य है। अच्छा भाई साहब, क्योंकि चार धाम यात्रा भी प्रदेश में लगातार गतिमान है, बड़ी संख्या में तीर्थयात्री भी पहुंच रहे हैं, किस रूप में आप इसको देख भी रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं सभी श्रद्धालुओं को नमन करता हूं जो चार धाम यात्रा के मेरी जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें ही दो धाम है, गंगोत्री यमुनोत्री, जिस ज़िले से मैं आता हूँ, और बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। और इस बार मैंने देखने को मिला, आपको किसी भी तरीके आप खुद एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जिनकी आपके बिना जो है पूरा देश और समाज क्षीण क्षीण है। आपने देखा होगा इस बार बड़ी जो यात्राएं हैं सुव्यवस्थित तरीके से चल रही है, और मुझे लगता है कि पूर्व की जो भांति जो यात्रा चल रही थी उससे कई गुना ज़्यादा संख्या बढ़ रही है। अभी भी देख रहे होंगे जो ऑनलाइन ऑफलाइन तमाम रजिस्ट्रेशन है, और लोगों को जो है जो होटल व्यवसायी है या व्यापारी है, तमाम हर तरीके का वर्ग जो है खुश है। अभी मुझे लगता है कि यात्रा और अच्छी चलेगी, अभी तो स्टार्टिंग है, ये मिड तक जो है आपको और रिजल्ट अच्छे आएंगे। और हमारी सरकार ने जो है चाहे शीतकालीन आपके ग्रीष्मकालीन यात्रा हो, आइदर शीतकालीन यात्रा, उसको भी बढ़ावा दिया गया है, क्योंकि जिससे कि लोगों के एक आर्थिकी पे कोई असर न पड़े। दिस इज़ द ग्रेटेस्ट स्टेप।
अच्छा, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में किस तरह से कार्य भी आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार केंद्र सरकार मिलकर के रोपवे सिस्टम भी ला रही है और कई क्षेत्रों में हम देख रहे हैं कि कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए हेलीकॉप्टर का भी सहारा लिया जा रहा है। क्या लग रहा है किस तरह से कनेक्टिविटी को बेहतर कर रहे हैं? अगर आप देखेंगे कि देखो हमारा जो हिल स्टेशन है और हिल स्टेशन में कई बार प्रकृति की मार हमेशा देखने को मिली है, चाहे केदारनाथ आपदा हो जाए, किसी भी तरीके से आपने देखा होगा। बरसात का सीज़न आता, मानसून, कई बार मानसून जो है ह्यूमन बीइंग के अनुरूप नहीं चलती है, ह्यूमन बीइंग को उसके अनुरूप चलना पड़ता है। तो कनेक्टिविटी को लेकर के हमारी सरकार जो है बिल्कुल चार चौकोन है, आपकी हेली व्यवस्थाएँ कर रखी है हर जगह के लिए। और साथ साथ अगर कहीं ऐसे इंसिडेंट होते हैं, कहीं देखो घटना तो कोई बता के आती नहीं, तो एयर एम्बुलेंस भी की भी व्यवस्था कर रखी है। और कहीं और जहाँ पे अभी तक हो पाया तो वहाँ पे रोपवे भी लगे, लेकिन बहुत सारी जगह जैसे यमुनोत्री हैं, कई और जगह हैं, वहाँ पे भी रोपवे की जो है योजनाएं जो है स्वीकृत की गई। आने वाले समय में हमें जो है कोई नई और अच्छी व्यवस्थाएं मिलेगी। कोरोना के मामले भी बढ़ने लगे हैं, आप किस रूप में आप उसको देख भी रहे हैं और राज्य सरकार कितनी तत्परता के साथ कार्य भी कर रही है? आप देखिए, कोरोना एक महामारी है, एक भीषण महामारी थी जो पहले भी इसका दंश झेल चुकी है। पूरा भारतवर्ष उसका दंश झेला, पूरा विश्व झेला है। अभी कुछ केसेस जो सुनने में आए हैं तो बड़ी एक तरीके से हम लोगों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि कोरोना एक किसी का सगातों को बीमारी है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से जितने सुन रहे हैं, जिनकी तक मेरी आवाज़ पहुँचे, मैं एक अनुरोध करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि आप सुरक्षित रहिए और जो प्रोटेक्शन के स्टेप हैं उनको उठाइए, चाहे मेडिसिन हो, चाहे मास्क हो, चाहे अन्य चीज़ें, जो भी चीज़ें करनी पड़े। और तमाम चीज़ें जो हैं, आप देखो खुद की सुरक्षा भी अपने हाथ में है और राज्य की सरकार आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी आपके लिए 24/7 काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हो, एजुकेशन के क्षेत्र में हो, ऑल ओवर अगर पूरे उसकी बात करो, डेवलपमेंट की बात करो, तो एक अव्वल नंबर के मुख्यमंत्री हैं और तत्परता से काम करते हैं, हर व्यक्ति की बात सुनते हैं। आने वाले समय में डेफिनेटली अगर कोई इस तरीके की समस्या रहती है तो डेफिनेटली हम सब की जिम्मेदारी है कि इसको, इस महामारी से हम निपटें। जी भाई साहब, बस मेरा अंतिम सवाल ये है कि जिस तरह से हरीश रावत के सरकार में जो स्टिंग प्रकरण हुआ, अब सीबीआई फिर से एक्टिव हो गई है, किस रूप में आप देखते भी हैं? क्योंकि उस समय दल बदल भी हुआ था, कई नेता ने साथ भी छोड़ दिया था और ये भी कहा गया था कि खरीद फरोख्त के आरोप भी लगे थे। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा कोई इस पर कोई कमेंट्स नहीं करूँगा, जैसी करनी वैसी भरनी। और रही जो हमारी एजेंसियां हैं, डेफिनेटली उनको एक्टिव होना चाहिए, स्वतंत्रता है उनको। और जब वो लोग एक्टिव होगी तो डेफिनेटली जो भ्रष्टाचारी है उनको डर रहेगा, वो डरेगा नहीं करेगा। मैं बधाई देना चाहता हूँ आदरणीय पुष्कर धामी जी को कि जिन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर के, आपने देखा होगा, एक आईपीएस से लेकर आईएएस से लेकर के आईएफएस से लेकर के आपके जिला कल्याण अधिकारी तक को जो है एक हर क्षेत्र में जिसने भी गलत किया उनको जो है अरेस्ट किया, जेल भेजा है, सलाखों के पीछे हैं। ये शायद लोगों को सबक लेनी चाहिए, हर व्यक्ति को सबक लेनी चाहिए कि अगर जो गलत करेगा उसको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। मेरा भी ये मानना है और मैं इसी नीति पे चलता हूँ। और आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने एक अहम पहल को जो है बरकरार रखा है और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जिस तरीके से लोग गलत काम करने का काम कर रहे हैं, एक आम जनमानस को के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, तो भ्रष्टाचारियों पे तो अंकुश लगना चाहिए और अंकुश लग रहा है। और अगर जो हो उन लोगों को, भ्रष्टाचारियों को नहीं भेजना चाहिए और सलाखों के पीछे होना चाहिए। जी धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए दुर्गेश्वर लाल जी हमारे साथ थे, जो कि राज्य के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक प्रेमचंद अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, चारधाम यात्रा लगातार जारी है, किस तरह से यात्राएं जा रही हैं? ऋषिकेश से होकर के तमाम यात्री जाते हैं चारधाम के लिए। देखिए, चारधाम यात्रा हमारे
उत्तराखंड की आर्थिकी का जहाँ आधार है, वहाँ देवभूमि में हर आदमी आना पसंद भी करता है। आकर्षण का केंद्र हमारा उत्तराखंड है और इस चार धाम में आके लोग यहाँ का पुण्य लाभ लेना चाहते हैं और स्वाभाविक रूप से जो यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता है उसका भी दीदार करना यहाँ बाहर से सब लोग जो आने वाले हैं करना चाहते हैं। चारधाम यात्रा बहुत इस समय बड़ी चरम पे है और आप देखिए कि जो कठिन यात्रा है केदारनाथ की, सबसे बड़ी संख्या यात्रियों की, तीर्थयात्रियों की उसमें आ रही है। चूँकि ऋषिकेश से यात्रा प्रारंभ होती है तो मैं तो रोज़ ही देखता हूँ वहाँ जिस प्रकार का जमावड़ा हमारे पूरे देश भर और विदेश से लोगों का आने का है और ये सिलसिला भी जारी है और आने वाले टाइम पे ये यात्रा बढ़ेगी। और मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हमारे सरकार के द्वारा की गई है तो स्वाभाविक तौर पे यात्रा और बढ़ेगी और पिछले जो रिकॉर्ड हैं वो भी टूटेंगे और मैं आने वाले यात्रियों के प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ। सर, कनेक्टिविटी क्षेत्रों में भी कई काम हो रहे हैं, जैसे रोपवे सिस्टम अभी तैयार किया जाएगा जल्दी और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हम देख रहे हैं लगातार उस पर भी काम जारी है। हेली सेवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, किस रूप में आप देख भी रहे हैं क्योंकि केंद्र अच्छा खासा बजट भी दे रहा है चारधाम यात्राओं के लिए? देखिए, मुझे याद है कि जब पहले कभी चारधाम यात्रा लोग करने आते थे या कोई भी यहाँ से भी जाता था तो ये सोच के जाता था कि पता नहीं हम वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। और धीरे धीरे समय बदला और आज मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि लोगों को सुविधाएं देखनी होती है और ये अपेक्षा करते हैं कितनी सुविधाएं और बढ़ेंगी। चारधाम यात्रा मार्ग जब बना, जो ऑल वेदर रोड जिसको हम बोलते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, और 12 महीने जहां हम आज की तारीख में यात्रा की बात करते हैं तो शीतकालीन यात्रा को प्रारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, ऑल वेदर रोड बनी के बाद फिर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन। तो अब आप देखिए जहां आपका रोड कनेक्टिविटी, ट्रेन कनेक्टिविटी और फिर एयर कनेक्टिविटी, लगातार जो हमारे हेली सेवाएं हैं वो निरंतर बढ़ रही हैं, लोग उसका लाभ भी ले रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और हमारे केंद्र सरकार के, चाहे अब रोप वे की बात हम करें तो केदारनाथ के लिए रोप वे की बात, वो भी अब उसका भी शिलान्यास हो चुका है और ऐसा लगता है कि सारे समय पे आने वाले टाइम पे इन सबका जब लाभ मिलेगा जनता को तो ये यात्रा और बढ़ेगी और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कर रहा हूँ और आने वाले टाइम पे ये यात्रा और बढ़े इसके लिए मंगल कामना कर रहा हूँ। सर, योग नगरी है ऋषिकेश और ऐसे में अब ये भी देखा जा रहा है कि योग दिवस को लेकर के लगातार अब ये भी देखा जा रहा है कि व्यवस्थाएं की जा रही है। राज्य सरकार इस बार गैरसैंण से देना चाह रही है संदेश, 10 देशों के डेलीगेट्स भी पहुंचेंगे। किस रूप में आप देख रहे हैं सर, योग को बढ़ावा भी दिया जा रहा है? देखिए, मुझे तो पहले खुशी है इस बात की कि योग की अंतर्राष्ट्रीय राजधानी ऋषिकेश है और जहाँ से मैं विधायक भी हूँ, तो योग के लिए तो हमारे यहाँ से पूरे विश्व भर में लोग योगाचार्य के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो गैरसैंण में बड़ा कार्यक्रम उसका होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में और विभिन्न देशों के और राजदूत भी वहाँ पे जब आएंगे तो उसका कितना बड़ा संदेश जाएगा। तो निश्चित रूप से एक बड़ा और एक अच्छा कदम हमारी सरकार का है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए मैं अग्रिम शुभकामनाएं दे रहा हूं और सभी से अनुरोध कर रहा हूं कि आज की भाग दौड़ के समय पे, आज के जिस प्रकार से तनाव है, तो करो योग, रहो निरोग। जी सर, क्योंकि अब ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था और अब तिरंगा यात्रा है जिस तरह से बीजेपी निकाल भी रही है, किस रूप में आप इसको निकाल भी रहे हैं और किस तरह से सम्मान देने का काम कर रहे हैं सैनिकों को? देखिए, मुझे गर्व होता है कहते हुए कि हमारे देश के एक ऐसे व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री हैं, ऐसा देश का जो नेतृत्व कर रहे हैं, जिनके मन में भाव भी है और उनका स्वभाव भी है कि देश को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए। पहलगाम में जिस प्रकार घटना हुई, हमारी बहुत सी बहनों के सिंदूर उजाड़े गए, कितना बढ़िया नाम ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने रखा और उसके तहत जो आतंकी ठिकानों को नष्ट करने का काम किया, जो पाकिस्तान के एयरबेस ख़त्म करने का काम किया, उससे आज पूरे देश के तमाम जो राष्ट्रवादी कहिए या राष्ट्रभक्त कहिए या सभी देशवासियों की मैं बात करूं, वो हिंदू हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, सिख हो सकता है, ईसाई हो सकता है, सभी आज गौरवान्वित हैं और निश्चित रूप से सब अपने अपने स्तर पे और तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं। सभी लोग बढ़ चढ़ के इन कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं और अपने अपने ढंग से कार्यक्रम कर रहे हैं।
तो मैं इसके लिए सभी देशवासियों का बहुत अभिनंदन कर रहा हूँ। और आपको शायद जानकारी है कि नहीं है, मैं फिरोजपुर जहाँ सबसे बड़ी घटना हुई थी, जहाँ लगातार ड्रोन और मिसाइलें हमारे भारत की तरफ आ रही थी और हमारे जो पराक्रमी हमारी सेना है, भारतीय सेना है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जिन्होंने पाक सेना के छक्के छुड़ाए, मैं उस फिरोजपुर बॉर्डर पर जाके आया हूँ। तो वहाँ जब मैं सैनिकों से मिला, वहाँ के लोगों से मिला, तो सबके मन में एक ही भाव था कि मोदी हैं तो मुमकिन है। और आज भी मन में यही भाव है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश सुरक्षित भी है। और आतंकियों के बारे में जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने कहा था कि वो कल्पना भी नहीं कर सकते इतने बड़े काम उनके खिलाफ होंगे, और वो करके उन्होंने दिखाया है। जी सर, एक देश और एक चुनाव की बात अब हो रही है, किस रूप में आप उसको देख रहे हैं? क्या मानना है आपका, क्या होना चाहिए? देखिए, एक देश एक चुनाव के बारे में इस सरकार ने एक साहसिक निर्णय लिया है। और आप जानते हैं कि 1967 तक तो लगातार एक देश एक चुनाव, यानी कि सभी जगह चुनाव होते थे। अब आप यहाँ उत्तराखंड का ही एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए। जब जब चुनाव होते हैं तब तक आपके यहाँ आचार संहिता लग जाती है। आदर्श आचार संहिता जब लगती है तो काम कितने प्रभावित होते हैं, सारे हमारे अधिकारी कर्मचारी इंगेज हो जाते हैं, अपने दूसरे काम वो नहीं कर पाते हैं। तीसरा, कितना पैसा खर्च होता है। तो इन्हें सब बातों को देखते हुए आज सभी लोगों का मानना ही है कि एक देश एक चुनाव की तर्ज पे फिर हम यदि आएंगे तो पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा। आचार संहिता के कारण जो हमारे काम प्रभावित होते हैं वो नहीं होंगे, और जो अधिकारी कर्मचारीगण इन कामों में लगते हैं, कम से कम फिर वो जो उनका सामान्य काम है उसको कर सकेंगे। निश्चित रूप से लाभदायी और एक बहुत ही अच्छा निर्णय सरकार का, ये लागू बहुत जल्द हो जाए, इसके लिए मैं तो, मेरी तो व्यक्तिगत रूप से मानना भी है और सबकी अपेक्षा भी है। जी सर, जाति जनगणना को लेकर के भी लगातार विषय उठ रहे हैं और इस पर कुछ लोग इसके पक्ष में भी हैं और कुछ विपक्ष में भी, किस रूप में आप इसको देख रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि सरकार ने निर्णय लिया, केंद्र सरकार के कैबिनेट ने जिस प्रकार से निर्णय लिया है, तो अब तो मान के चलना चाहिए कि ये निर्णय भी उन वंचित लोगों के पक्ष में जाएगा जिनके लिए आज से पहले जो लोग सोचते नहीं थे और कहते बहुत कुछ थे। और यहाँ तक कि मैं ये कहने को तैयार हूँ कि राहुल गांधी जी कहते बहुत कुछ थे, जब उनकी सरकार थी उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी कैबिनेट ने, केंद्र सरकार की कैबिनेट ने बहुत बड़ा ये साहसिक निर्णय लिया है। निश्चित रूप से बहुत जल्द लागू भी होगा, और मैं इसके लिए केंद्र सरकार को, विशेषकर माननीय मोदी जी को प्रणाम करते हुए उनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सर, मेरा अंतिम सवाल ये है कि जिस तरह से किसान यात्राएं निकाली जानी है, क्योंकि हाल फिलहाल में केंद्रीय कृषि मंत्री भी आए थे उत्तराखंड में, किस रूप में आप इसको देख भी रहे हैं? किसानों को कितना फ़ायदा मिलेगा किसान यात्राओं से? देखिए, ये सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। हमारे केंद्र सरकार लगातार किसानों के लिए काम करती रही है, और उन्होंने जिस प्रकार से किसानों के लिए चाहे MSP बढ़ाने का काम किया हो, चाहे उनकी आय दुगनी करने के लिए अनेकों फैसले लिए हों, और चाहे फिर किसान सम्मान निधि किसानों को देने की बात की हो, और अब जब किसान यात्राएं निकलेंगी तो वो उपयोगी उन किसानों के लिए भी होगा, क्योंकि वैसे किसान प्रधान हमारा देश है, तो भी किसानों के लिए और नई नई योजना, किस प्रकार की उनकी बातें, कुछ और नई नई जानकारियाँ, नई नई तकनीकी उनको मिलेगी, जानने को मिलेगी। स्वाभाविक रूप से इसका बहुत लाभ होगा, और किसान जो हमारे हैं वो और सशक्त होंगे, ऐसी मैं इस यात्रा से उम्मीद कर रहा हूँ। और यहाँ चूँकि हमारा तो बहुत छोटा राज्य है, और मैं ये समझता हूँ कि छोटे राज्य में हमारे यहाँ जो किसान हैं वो बहुत छोटे मध्यम वर्ग के हमारे किसान हैं, उनको भी लाभ होगा। मेरी बहुत शुभकामनाएं। जी धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए प्रेमचंद अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद है, जो राज्य के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल।